हेलो एंड वेलकम टू दिस कोर्स गाइस। इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से जावा को स्टार्ट करेंगे और ये बनाए कोर्स उनके लिए जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में से जावा को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चाहे आप उसे अपनी डीएसए जर्नी के लिए आगे लेके जाना चाहते हैं या फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो बिगिनिंग स्टेज पे दिस कोर्स इज देयर। इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, बिल्कुल जावा के इंट्रोडक्शन से बहुत बेसिक बेसिक फाउंडेशन बातें करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जावा राइट वन से रन एनीवेयर कैसे काम करता है, ऐसी बहुत सारी चीजें करेंगे। साथ साथ जावा का सेटअप करेंगे, उसे रन करके देखेंगे वीएस कोड और एक्लिप्स के थ्रू। पहला प्रोग्राम बनाएंगे, उस पहले प्रोग्राम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। साथ साथ हम देखने वाले हैं कि जब जावा को हम यूज करेंगे तो वेरिएबल्स कितने तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, डेटा टाइप्स किस किस तरीके के होते हैं। साथ में इनपुट आउटपुट आप कैसे लेते हो, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, स्विच केस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इसकी कोड करेंगे तो हम अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख पाए। तो बिल्कुल बिगनिंग स्टेज से जीरो लेवल से, एंड इट विल गेट यू रेडी एंड इट विल गेट यू कॉन्फिडेंस कि मैं जावा में कोड कर सकता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। ऑल राइट गाइस, लेट्स बिगिन अवर जर्नी ऑफ जावा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जावा के इंट्रोडक्शन से। तो जावा के लिए सबसे पहली बात, इट्स जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे बाकी सब है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावास्क्रिप्ट है। तो इट्स जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट्स अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स इसका जो सिंटैक्स इट इज़ क्लोज टू इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश जैसा है हमारे पास। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है बिटवीन कन्वर्जिंग बिटवीन द डे टाइप्स। इसका मतलब अगर मैं कोडिंग में किसी को एक टाइप का क्रिएट करता हूँ, जिसके हम बहुत डिटेल में आगे चल के देखेंगे टाइप्स हमारे पास क्या। तो अगर मैं किसी को कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करता हूँ तो मैं उसे इंट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, या कोई डेसिमल टाइप को नॉन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देर इज सम रिस्ट्रिक्शन, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इफ़ यू कंपेयर विद द जावास्क्रिप्ट, वहाँ पर सब कुछ लूज है। वहाँ पर मैं बहुत ईजिली कुछ भी कन्वर्ट करके आ सकता हूँ, किसी को भी किसी टाइप में ईजिली कन्वर्ट करके आ सकता हूँ। तो दैट्स वाई यहाँ पर ना कंपाइल टाइम पे बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी। जब भी कोड कंपाइल होगा इट विल चेक, जिसको हम बहुत लेटर ऑन द स्टेज हम डिटेल में देखने वाले हैं, बिकॉज वी आर जस्ट लर्निंग द इंट्रोडक्शन। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ जावा हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो येस, जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, येस जावा इज़ अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। तो सब कुछ स्ट्रिक्ट है यहाँ पर कि अगर मेरे को कुछ भी अगर कन्वर्ट करना है, सो देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को एक टाइप का बना दिया है तो वो उसी टाइप का रह जाएगा, हम उसे बदल नहीं सकते। जैसे एज पर जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब आप किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर करके आ सकते हो, यू कैन चेंज इट, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो जावा है, इट इज सेइंग कि मैं स्टैटिकली टाइप दूँ। तो अगर आपने एक वेरिएबल एक टाइप का बना दिया, लेट्स से इफ अ वेरिएबल इज गोइंग टू स्टोर, सिर्फ न्यूमेरिक स्टोर करना है, विद नॉन डेसिमल करना है, तो उसकी एक रेंज होगी, मैं सिर्फ उसी को स्टोर कर सकता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और टाइप में से कन्वर्ट, आई मीन उसके अंदर कोई और वैल्यू नहीं डाल कर आ सकता जो उसके सपोर्ट में नहीं है, राइट। तो इसलिए वो कंपाइल टाइम में बहुत सारी चेकिंग करके आ जाएगा। तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ जावा कि जावा जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इन फीचर्स को यूज़ करती है। मूविंग टू द फीचर नंबर टू। फीचर नंबर टू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जावा को बाकी सब प्रोग्रामिंग से बिल्कुल अलग बनाता है, विच इज़ कॉल्ड WORA। WORA का मतलब है राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब कोड आप सिर्फ एक बार लिखो और उस कोड को हम बार बार अलग अलग जगह चला सकते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं अपने कोड को लेट्स से मैक मशीन पे लिखता हूँ, तो क्या मैं उसे विंडोज़ पे या लिनक्स पे भी चला सकता हूँ? यस, द आंसर इज़ कि मैं ऐसा करके आ सकता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ, वंस आई राइट अ कोड, क्या वो कोड अलग अलग मशीन्स पे चल पाता है और कैसे चल पाता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो इस कोड को समझने, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग, दैट इज एज अ डेवलपर आई नीड टू राइट। मैं सबसे पहले राइट करूंगा एज अ डेवलपर, आई एम गोइंग टू राइट अ कोड। तो मैं यहाँ पर कोड लिखना शुरू करूंगा। लेट्स से आई एम सेइंग कि मैं यहाँ पर सोर्स कोड लिखूंगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट अ सोर्स कोड। सो दिस इज माई सोर्स कोड गाइस। तो एज ए डेवलपर मैंने सोर्स कोड लिखा। सोर्स कोड का मतलब है जो भी मेरा कोड है इट इज़ लाइक इन इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश तरह कोड लिख रहा हूँ। तो जो मैं जावा कोड लिखूंगा दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, उसकी एक्सटेंशन जो होगी फाइल की दैट वुड बी डॉट जावा। इट मीन्स लेट से मैंने ए नाम से एक फाइल बनाई, तो उसकी एक्सटेंशन है ए डॉट जावा, राइट। जैसे हम नोट पैड में कोई फाइल बनाते हैं, इट इज़ ए डॉट TXT। कोई फोटो होती है, इट इज़ ए डॉट JPG।
कोई हमारे पास कोई सॉन्ग होता है तो a.mp3 सेम a.java इज माई सोर्स कोड। सोर्स कोड को आई विल हैंड इट ओवर टू द कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली एक, आप सोच सकते हो कि इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर जिसका काम है कि कोड को रीड करना। इट मीन्स इट विल रीड माई हाई लेवल लैंग्वेज कोड और उसे कन्वर्ट करना लो लेवल में। तो इस केस में ये जो कोड है हमारे पास, इट इज़ कन्वर्टेड एज अ बाइट कोड, वो बाइट कोड कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें देखना है कि एज अ डेवलपर द फर्स्ट स्टेप इज मैं अपने कोड को डॉट जावा एक्सटेंशन सेव करूँ, फिर मैं हैंड ओवर करूँ उसे कंपाइलर को, ताकि वो जाके क्या करे, उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर दे। कंपाइलर को ट्रिगर करने के लिए वी हैव अ कमांड कॉल्ड जावा सी विच वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन द स्टेट। जावा सी कमांड चलाएंगे। जावा सी का मतलब है जावा कंपाइलर, जो कोड को, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो बाइट कोड एक्चुअली में इंटरमीडिएट कोड है। इट्स नॉट अ सोर्स कोड, इट्स नॉट अ मशीन कोड। तो हमें समझना है कि बाइट कोड ही कैसा है जो किसी मशीन पे शेयर किया सकता है, क्योंकि ना तो वो सोर्स कोड है ना ही वो मशीन कोड है। अब इस बाइट कोड को मैं हैंड ओवर करूंगा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर को विच इज़ कॉल्ड JRE। तो JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और ये हर मशीन का अलग अलग आता है। मैक के लिए लगाता है, उबंटू के लिए लगाता है, विंडोज़ के लिए लगाता है। JRE इस बाइट कोड को रीड करके फाइनली इसे नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा, जो वो मशीन या वो आर्किटेक्चर या वो प्लेटफॉर्म समझ पाएगा, राइट। तो इसका मतलब जावा जो JRE है वो ट्रिगर होता है हमारे पास जावा कमांड से। व्हेन वी राइट जावा कमांड इट विल बी गेट ट्रिगर, और वो ट्रिगर होता है और उसका काम क्या है कि जो भी हमने कोड लिखा है उसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फाइनली नेटिव कोड के अंदर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जावा कमांड हमने ट्रिगर किया जिसने JRE को स्टार्ट किया। JRE के अंदर JVM नाम का एक सबसेट होता है विच इज़ बेसिकली रीड द बाइट कोड और कन्वर्ट इट इनटू द नेटिव कोड जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। तो JRE हमेशा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब हर मशीन का JRE अलग अलग आता है, लेकिन बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो राइट वंस रन एनीवेयर फीचर दो वजहों से चल पा रहा है। एक तो बाइट कोड, ताकि एक कॉमन कोड जनरेट किया सके जो हर मशीन पे चल सकता है, प्लस JRE की वजह से ताकि वो उसे कन्वर्ट कर सके नेटिवली। तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अगर हम C++ की बात करें तो आप सोर्स कोड लिखते थे, तो यू आर गोइंग टू राइट योर सोर्स कोड, उसे सेव किया .cpp से। अब आपके पास कंपाइलर है, आपने कंपाइलर को ट्रिगर किया। जैसे कंपाइलर को ट्रिगर किया, कंपाइलर ने आपके पास सीधा मशीन कोड जनरेट कर देना है, राइट। तो इसका मतलब वो कोड सिर्फ उस मशीन पे चल सकता है। इसका मतलब या तो वो .exe बेस्ड कोड बिल्ड कर देगा जो एग्जीक्यूटेबल है विंडोज़ के लिए, या फिर वो आपके पास .sh टाइप का कोड बिल्ड कर देगा जो कि शेल स्क्रिप्ट, ताकि वो लिनक्स बेस्ड मशीन पे चल सके। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो सोर्स कोड है, कंपाइलर जाकर उसे कन्वर्ट कर देता है पर्टिकुलर टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो इससे मैं या तो अपना सोर्स कोड हर मशीन पे शेयर करूँ, फिर कंपाइलर अलग अलग डाल कर आऊँ, या अदरवाइज अगर मैं कोई कंपाइल कर लूँगा तो व्हाट आई गेट मेरे पास सीधा नेटिव कोड आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर टू वेज में काम चल रहा है। फर्स्ट इज कंपाइलेशन प्रोसेस जहाँ पर बाइट कोड बनता है, फिर देयर वुड बी एन एग्जीक्यूशन प्रोसेस जहाँ पर बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो जावा इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज जिसने बोलना शुरू किया कि आई एम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ताकि मैं कोड को एक बार लिखूँ और फिर उसे किसी प्लेटफॉर्म पे चला सकूँ। तो दिस इज़ द USP ऑफ अ जावा। जंपिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी हमने राइट वंस रन एनीवेयर देखा, तो इसके साथ हमें कुछ टर्मोलॉजीज पता होने जरूरी है, जिसमें से JDK, JRE एंड JVM, दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब भी हम अपनी मशीन पे जावा चलाना चाहते हैं एज अ डेवलपर, तो हमें सबसे पहली चीज़ JDK डालनी पड़ेगी। JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इसका मतलब जो भी हम जावा में डेवलपमेंट करना चाहते हैं एज अ कोडर, दैट इज़ डन थ्रू अ JDK। तो इसलिए पहले हमें JDK डालना पड़ेगा। JDK की वजह से हमें जावा सी यानी कंपाइलर मिलेगा, JDB मिलेगा विच इज़ अ जावा डिबगर। एप्लेट्स पहले यूज़ होते थे, एप्लेट व्यूअर मिलता है, जावा H मिलता है, ताकि हम अपने कोड को C++ या C से भी कम्युनिकेट करवा कर आ सकें। तो ऐसे करके ना जार बनाने का कम्युनिकेशन या RM, ऐसे बहुत सारी कमांड्स हमें मिलती हैं विच इज़ इनसाइड द JDK। तो JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, यानी कि हम एज अ डेवलपर जावा का कोड बना सकते हैं। तो हमने कोड तो बना लिया, कंपाइल भी कर लिया, अब एग्जीक्यूशन करने की बारी आएगी तो वी नीड अ JRE। तो JRE इज़ अ सबसेट ऑफ JDK, यानी कि JDK के अंदर हमें JRE मिलता है, इट्स अ सबसेट। तो इसका मतलब JDK इंस्टॉल होते ही JRE भी इंस्टॉल हो जाएगा। JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका मतलब आपने जो कोड लिखा है उस कोड को चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज थ्रू अ JRE चलाएगा आपके कोड को। दैट्स वाई यू नीड अ JRE फॉर दिस, राइट। तो दैट्स वाई JRE के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जो भी आपका कोड लिखोगे विच इज़ इन क्लासेस फॉर्म, उस क्लास को लोड करना,
यानी कि बाइट कोड को लोड करना, आप ऐसा सोच सकते हो। बाइट कोड को वेरीफाई करना, क्योंकि जब भी आप कोड को कंपाइल कर लेते हो यू गेट अ बाइट कोड, तो बाइट कोड लोडर दैट इज कॉल्ड क्लास लोडर। बाइट कोड वेरीफायर, आपका बाइट कोड में कोई मेलिशियस एक्टिविटी तो नहीं है, उसको वेरीफाई करना। उसके साथ जो भी आप एपीआई यूज़ कर रहे हो, यानी कि बने बनाए क्लासेस या बने बनाए इंटरफेसेस या मेथड्स यूज़ कर रहे हो, उनको इंटीग्रेट करना, है ना। तो दैट्स वाई रन टाइम लाइब्रेरीज का इंटीग्रेट करना, ये सब कुछ चीज़ें आपके पास कौन कर रहा है, दैट इज डन बाय अ JRE इटसेल्फ। JRE के अंदर जो सबसेट है JVM, क्योंकि JVM इज अ जावा वर्चुअल मशीन जो आपके बाइट कोड को फाइनली नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा, दैट इज थ्रू अ JVM। तो JRE बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट नहीं करता, इट हैंडेड ओवर टू अ JVM। तो इसका मतलब अगर आपने JDK इंस्टॉल किया तो आपके पास JRE इंस्टॉल होगा और JRE के अंदर JVM मिलेगा। तो JVM कोड को इंटरप्रेट करेगा, उस पर JITs होंगे, गार्बेज कलेक्शन होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो एज अ डेवलपर हमारी मशीन पे क्या है, तो वी कैन थिंक अबाउट एज अ डेवलपर अपनी मशीन पे JDK होगा, और JDK के अंदर ही वी हैव अ JRE, और JRE के इनसाइड ही JVM होगा। तो एज अ डेवलपर मशीन वी हैव ऑल दिस थिंग्स। लेकिन अगर मैं कस्टमर हूँ जिसमें मुझे सिर्फ कोड को चलाना है, राइट, बिकॉज मेरी मशीन पर कोड चलना है, मेरे को कहीं और उसे यूज़ नहीं करता, आई नीड टू जस्ट इंस्टॉल JRE। मुझे सिर्फ JRE की ज़रूरत है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। मुझे कोड कंपाइल नहीं करना, मुझे कोड नहीं लिखना है, मुझे कोई उसकी पैकेजिंग नहीं करनी है, तो मुझे मुझे JD की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ किसकी जरूरत है, JRE की। मेरे को कोड को एग्जीक्यूट करना है, और JRE के अंदर इनबिल्ड JVM मिलेगा, राइट। तो वी अंडरस्टैंड कि JRE, JDK, JVM, इन तीनों के अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन है और कौन किसका सबसेट है। तो JVM को आप अलग से इंस्टॉल नहीं करते, या तो आप JDK इंस्टॉल करते हो या फिर JRE इंस्टॉल करते हो। हमें पता चला JDK ऑन अ डेवलपर साइड और JRE ऑन अ कस्टमर साइड। Jumping to the next feature which is called ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, बट इट इज़ नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पूरी तरीके से 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो जब जावा अपने आप को बोल रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हूँ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, देखो वो कहता है कि जब भी आप कोड लिखो तो इट इज़ गेट डिवाइडेड इनटू क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, वो क्लास और ऑब्जेक्ट में डिवाइडेड होगा। तो क्लासेस को आप समझ सकते हो ब्लूप्रिंट की तरह। अगर हम एग्जाम्पल लें कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, क्योंकि तीनों के पास अपने अपने कुछ वैल्यूज़ हैं, यानी कि किसी का एग्रेसिव वे है प्ले करने का, किसी का क्लासिकल वे है प्ले करने का, राइट, किसी का बहुत मॉडर्न वे है प्ले करने का। तो इट मीन्स दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब इन ऑब्जेक्ट्स के पास अपने अपनी खुद की वैल्यूज है, लेकिन इन तीनों के पास करेक्टरिस्टिक्स सेम है। इट मीन्स द ब्लूप्रिंट या उसका टेम्पलेट या इनिशियल स्ट्रक्चर सबका सेम है, क्योंकि सबके पास शॉट्स खेलने का मैकेनिज्म है, सबके पास कोई कवर ड्राइव या हुक शॉट, ये सब प्ले करने के मैकेनिज्म्स हैं। तो इट मीन्स जो क्लास है इट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट, जिसमें एक बैट्समैन के जो जो फीचर हो सकते हैं, कि उसने कितने नंबर ऑफ 50s मारे, कितने नंबर 6 मारे, कितने नंबर 4s करे, ये सब डिक्लेयर होगा, लेकिन उनकी वैल्यूज़ नहीं होंगी। वैल्यूज़ होंगे ऑब्जेक्ट के पास, कि सचिन तेंदुलकर ने नंबर 6 कितने यूज़ प्ले करे, या फिर नंबर ऑफ 50s कितने, नंबर ऑफ 100s कितने, ये सब हर एक के पास अलग अलग होंगे। तो क्लास कंटेन ब्लू प्रिंट, बट ऑब्जेक्ट कंटेन द वैल्यू ऑफ इट। जैसे आप और मैं ब्लू प्रिंट है ह्यूमन के, बट हम सबके पास अपनी अपनी वैल्यूज़ अलग है। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी का हेयर कलर डिफरेंट है, किसी का हेयर टेक्सचर डिफरेंट है, किसी किसी का वेट अलग है, राइट, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है। इट मीन्स वी हैव आवर ओन वैल्यूज़। इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स के पास क्या अपनी अपनी वैल्यूज़ है। लेकिन अगर हम बात करें तो एज ए ह्यूमन हमारे पास ब्लूप्रिंट सेम है, राइट। तो ब्लूप्रिंट सेम होने का मतलब टू हैंड्स है ना, वन हेड है, टू आईज है। तो इसका मतलब ये सबके पास सेम है, बट इन सबकी वैल्यूज़ अलग अलग है, डिफरेंट है। तो द डिफरेंशिएशन इज क्लास कंटेन ब्लूप्रिंट, class is basically representing blueprint or it's a template or it's just a structure, जबकि object contain the values it has, that's why it is an instance of a class। तो Java जितने भी काम करेगा it is through class and objects। so this is just a high level overview कि Java is object oriented। Java का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज़ Java is robust। robust का मतलब है कि रिलायबल प्रोग्रामिंग है। अब देखो रिलायबल कैसे होगी, रिलायबल की वजह दो है। वन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये है कि अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, जैसे कि सपोज मैंने एक एरे बनाया, एरे का साइज 10 है, लेकिन मैं उसको ट्रैवर्स करता हूँ 20 तक, तो वो एक एक्सेप्शन जनरेट करे, यानी कि वो बताए कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर है कोड का, तो डेट्स वाई आई एम जनरेटिंग एन एक्सेप्शन। तो एक एक्सेप्शन जनरेट करके मेरे को दे, और फिर उस एक्सेप्शन को मैं ट्रीट कर सकूँ। लेट्स से अगर मैं डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊँ, डेटाबेस का कनेक्शन
का जो URL है वो गलत है, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड गलत है, या डेटाबेस टेबल ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसमें एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट विल जनरेट एन एक्सेप्शन। तो दैट्स वाई इससे रिलायबल होता है, क्योंकि वो हमें बताएगा दिस इज़ द प्रॉब्लम, और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म लिखेंगे, राइट। तो दिस इज द वे जिससे वो हमारे पास रॉबस्ट होता है। प्लस इट हैज़ द मेमोरी मैनेजमेंट, इसका मतलब इसके पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। अगर हम कोई भी अनयूज ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे तो वो उनको मेमोरी से गार्बेज कलेक्ट कर देगा, फ्री कर लेगा, ताकि हमारी एप्लीकेशन स्केल हो सके, हम बड़े लेवल पे काम कर सके, हम प्रॉपर ढंग से हार्डवेयर को यूटिलाइज भी करके आ पाए। तो हमें समझ में आया कि वी हैव टू थिंग्स, प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्लस ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो हम रन टाइम एरर्स जो कि इंटरप्ट करते हैं पूरे प्रोग्राम के फ्लो को, जैसे किसी नंबर को डिवाइड बाय 0 कर दिया, या नल वैल्यू है उसकी हम लेंथ चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, सब सिचुएशन को वी कैन हैंडल इट बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। और गार्बेज कलेक्शन से वी कैन मैनेज आवर मेमोरी, ताकि हमारे पास अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स है वो डीएलोकेट हो जाए मेमोरी से, और मेमोरी फ्री हो जाए, ताकि हमारी एप्लीकेशन रन होती रहे। सो दिस फीचर इज कॉल्ड रॉबस्ट। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। इसका मतलब जावा में हम पैरेललिज्म सपोर्ट करते हैं। सपोज अगर आपको एक वीडियो गेम बिल्ड कर रहे हो और उस वीडियो गेम में आपको प्लेयर को मूव भी करना है, और साथ साथ कोई एनिमेशंस भी रन करनी है, साथ में एनिमी भी आ जाए, कोई बैकग्राउंड साउंड भी चले, तो यू नीड अ पैरेललिज्म फॉर दिस। तो जब भी हम पैरेललिज्म की बात करते हैं, द थिंग मल्टी थ्रेडिंग कम्स इन पिक्चर। तो जनरली जब भी हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं, तो मल्टी थ्रेड का जो कंसेप्ट है वो मल्टीटास्किंग से आया है। तो जावा का प्रोग्राम चलेगा तो वो एज अ प्रोसेस चलेगा, और उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो सब प्रोसेस चलेंगे या सब टास्क चलेंगे, हम उसे थ्रेड्स की तरह सोच सकते हैं इस मूवमेंट पे। तो उन सब टास्क को हम थ्रेड्स बोल सकते हैं। तो हम कुछ कोर कंसेप्ट्स पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि हम किसी प्रोग्राम को चलाते हैं तो वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखा, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे उस प्रोग्राम को रन किया, जैसे वो रन मोड में आया, इट इज बिकम अ प्रोसेस, और फिर प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस चलने शुरू हुए, विच इज़ कॉल्ड थ्रेड्स। और ये सब प्रोसेस हमारे पास जब चलते हैं, विच इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस विच वी कॉल्ड एज अ थ्रेड, तो जब ये चलना शुरू होते हैं तो ये पैरेलली रन हो रहे होते हैं, बिकॉज वी हैव मल्टी कोर मशीन्स। तो मल्टी कोर मशीन्स पे अलग अलग थ्रेड्स बहुत सारे चल सकते हैं। विल सी इन डिटेल कि थ्रेड्स कैसे बनती हैं, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि हम मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है जावा हमारे पास। जब भी थ्रेड्स चल रही होती है तो उन्हें मॉनिटर करने के लिए हर थ्रेड के लिए अपना एक स्टैक बनता है, जिसे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि वो थ्रेड कितना चल रही है। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास 8 कोर हैं और मैं वहाँ 10 थ्रेड चलाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैं 8 थ्रेड्स पैरेलली चलाऊंगा, और दो थ्रेड स्लीप मोड में होंगी। फिर मैं उन दो को अवेक करूँगा, और कुछ थ्रेड्स को, जो नेक्स्ट 2 थ्रेड्स हैं, उनको स्लीप मोड में लगाऊंगा। तो इसका मतलब मेरे पास टाइम स्लाइसिंग हो रही है यहाँ पर, सारी थ्रेड्स एक साथ ही चल रही है। स्टिल मेरे पास 10 थ्रेड्स हैं और 8 कोर है, तो मैंने 8 को चलाया, 2 को स्लीप किया, फिर कोई 2 नेक्स्ट को उसमें से निकाला, उन्हें स्लीप किया और 2 को अवेक कर दिया। दिस इज हाउ द मल्टी थ्रेडिंग विल वर्क। तो ये हमें नीड समझ में आती है कि हम पैरेललिज्म भी अचीव कर सकते हैं थ्रू मल्टी थ्रेडिंग। जावा के साथ एक और एस्पेक्ट है कि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, इसलिए फाइनेंशियल डोमेन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। क्योंकि जब भी हम कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर हम कोई पेमेंट गेटवेज बना रहे हैं, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स होंगे और वो सिक्योर होनी जरूरी है। तो जावा सिक्योर इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोड को चलाते हैं तो इट डज बाइट कोड वेरिफिकेशन। इसलिए हम जावा को स्लो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी वो रन करता है अपने आप को, तो पहले वो सिक्योरिटी चेक चलाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ डूइंग बाइट कोड वेरिफिकेशन। एग्जीक्यूट होने से पहले वो वेरीफाई कर रहा है कि इस बाइट कोड में कोई मेलिशियस एक्टिविटी तो नहीं है, कोई सिस्टम की चीज़ें ऐसी एक्सेस तो नहीं कर रहा जिसमें कोई परमिशंस नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट हैज़ अ सिक्योरिटी मैनेजर जो चेक करता है कि क्या जो रिसोर्सेज में एक्सेस कर रहा हूँ क्या दे आर परमिटेड, इज इट नॉट डूइंग एनी मेलिशियस एक्टिविटी टू द सिस्टम। प्लस पॉइंटर्स वॉइड है यहाँ पर, इसका मतलब पॉइंटर्स को नहीं यूज़ कर सकते, तो कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं मेमोरी पे जाने का। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, तो हमें कुछ फ्री नहीं करना मेमोरी का, तो मेमोरी लीकेज होने के चांसेस कम है हमारे पास। प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो अगर हम कुछ भी सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश करेंगे तो इट विल जनरेट एन एक्सेप्शन, और फिर हम उस एक्सेप्शन को ट्रीट करके आ सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स हैं यहाँ पर, इसका मतलब हमें एक्सेस गिवन है कि क्लास में कौन सी चीज़ें प्राइवेट होंगी, कौन सी चीज़ें पब्लिक होंगी, यानी किन चीज़ों को हम एक्सेस करना देना चाहते हैं, किन को नहीं करने देना चाहते। वी कैन डिसाइड इट थ्रू अ कोड, एज वेल एज इट हैज़ कंपाइल टाइम चेकिंग एज वेल एज रन टाइम चेकिंग। तो कंपाइल टाइम चेक भी करता है, यानी कि 2 बार चेकिंग चलती है। कंपाइल होते वक्त भी वो चेक कर रहा है आपकी चीज़ों को कि कहीं आप किसी प्राइवेट चीज़ को एक्सेस तो नहीं करें, कहीं आप प्रोटेक्टेड चीज़ को एक्सेस नहीं करें, तो इट विल जनरेट अ कंपाइल टाइम इशूज़। प्लस रन टाइम पे इट हैज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसका मतलब अगर कुछ गड़बड़ होगी तो इट विल जनरेट एन एक्सेप्शन, देन वी कैन ट्रीट इट। तो दोनों चेकिंग यहाँ पर एडिशनल मिलते हैं कंपाइल टाइम में, रन टाइम में। दैट्स व्हाई जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज।
है।